नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मंजिल की तरफ अपनी धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। साथियों, हमने इतिहास की यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक श्रृंखला चलाई थी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चलाई थी और उसका जो पहली क्लास थी वो अब तक हो गई है और उसमें जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से करते रहिए। आपको पता है कि हमारे चैनल पे कंटेंट्स वीडियो लगातार आने लग गए, तो आप सभी क्लासेस चाहे हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, राजस्थान हिस्ट्री की और साइंस की लगातार आने वाली क्लासें, तो वो आप उनसे जुड़े रहिए। सारी क्लासें आपके लिए, चाहे RS प्री का एग्जाम हो, SI का हो, या हमारी बहनों के लिए महिला ASI की जो भर्ती आने वाली है, या जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बिल्कुल अपने सामने खड़ी है, उसके लिए समान रूप से ये कंटेंट है जो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है साथियों, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। वो भर्ती पदोन्नति बोर्ड और RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चनों की एक सीरीज है। साथियों, हमने इतिहास के प्रश्नोत्तरी चलाई है, उसके लिए आपका प्यार भी है। इतिहास वो चीज है साथियों जो हमें भविष्य से सबक जो है भूतकाल का सबक लेना सिखाती है और भविष्य का जो है मार्ग प्रदर्शित करती है। तो इतिहास चाहे किसी भी देश का नागरिक हो या किसी भी भूखंड का नागरिक हो, उसे इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, हमारा जो प्रश्नोत्तरी है उसे कंटिन्यू करते हैं, उसे निरंतर करते हैं। हमारा आज जो पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कल आपके हो गए हूं, आज छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी 4 जो युग्म है उसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। एक तरफ कुछ किताबें दी हुई है, किताबों का नाम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ उस किताब की भाषा, यानी वो किताब किस भाषा में लेखक ने लिखी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपने पास राजतरंगिणी पाली भाषा, दूसरा है चचनामा अरबी भाषा, तीसरा है बाबरनामा तुर्की भाषा, और चौथा है तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा। ठीक है, एक तरफ भाषाएं हैं, एक तरफ किताबों का नाम है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए कि कौन सी किताब और भाषा का है जो सही मिलन नहीं है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। साथियों, इसका जो अपना सही उत्तर होगा, देखिए चचनामा के बारे में अपन बता दें कि इन ऑप्शन में से अपना जो सही जवाब होगा वो होगा राजतरंगिणी। ठीक है, यानी ये जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी है, तो राजतरंगिणी पाली भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, राजतरंगिणी के बारे में साथियों आपको और कुछ बता दें। ठीक है, राजतरंगिणी का लेखक कौन था, तो राजतरंगिणी का लेखक था कल्हण। ठीक है, राजतरंगिणी का लेखन किसने किया था, कल्हण ने। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। भारत के किस प्रांत का इतिहास राजतरंगिणी में मिलता है, तो कश्मीर में मिलता है। इस पुस्तक में 8 अध्याय है। ठीक है, यानी 8 पाठ है, 8 चैप्टर है, जिसे तरंग कहा जाता है। यानी राजतरंगिणी के अध्यायों को क्या कहा जाता है, तरंग कहा जाता है। राजतरंगिणी की रचना महाभारत शैली में हुई है। यानी UPSC और RPSC द्वारा बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि राजतरंगिणी की रचना किस शैली में हुई है, तो महाभारत शैली में हुई है। ठीक है, कल्हण ने राजा हर्ष, यानी कारकोट वंश के राजा थे हर्ष, उनके दरबार में रहकर राजतरंगिणी की रचना की थी। इसके अनुसार जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, उसकी स्थापना अशोक द्वारा झेलम नदी के किनारे की गई है। ठीक है, तो राजतरंगिणी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसके 8 अध्याय है, अध्यायों को तरंग कहते हैं। ये इसका रचना कल्हण द्वारा हर्ष के दरबार में की गई थी महाभारत शैली में। ठीक है, दूसरों की बात करते हैं, यानी चचनामा। ठीक है, तो चचनामा नामक जो पुस्तक है, इसका लेखक है, उसके बारे में सही प्रकार से हमें ज्ञात नहीं होता इतिहास के द्वारा। उसकी रचना अरबी भाषा में की गई है, सही बात है। चच कौन था, तो चच कश्मीर के राजा दाहिर का पिता था, और उसकी जीवनी के बारे में हमें जो जानकारी है वो चचनामा में मिलती है। ठीक है, बात करते हैं साथियों बाबरनामा। यानी बाबरनामा में मुगल वंश के संस्थापक बाबर की जानकारी मिलती है, उसकी जीवन गाथा मिलती है। बाबरनामा का लेखन जो है बाबर ने ही किया था। ठीक है, स्वयं ने भाई खुद की किताब लिखी थी, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं था, खुद के बारे में खुद का इतिहास खुद ही लिखता था। तुर्की भाषा में लिखी थी, वो खुद भी जो था चकते ही तुर्क था, तो उसने तुर्की अपनी मातृभाषा में ही बाबरनामा की रचना की थी। तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, सही बात है कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। तुजुक ए जहांगीरी का रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो शुरू के 13 वर्षों तक जहांगीर ने खुद ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद में
उसके बाद में हाफदी खान ने इस किताब को लिखा था। किसने लिखा था? हाफदी खान ने। और हाफदी खान लेखन कर ही रहा था कि बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु होने के बाद में मोतबिद खान ने, ठीक है, मोतबिद खान ने, यानी 3-4 लेखकों ने मिलकर इसकी रचना की थी। लेकिन यदि अपन से पूछ ले कि तुजुक जहांगीरी का लेखक किसने किया था, तो जहांगीर ने स्वयं ही इसका लेखन किया था। ठीक है, तो राजतरंगिणी की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। और ये इतिहास की पहली प्रमाणित संस्कृत की किताब है जो इतिहास के बारे में प्रमाणित जानकारी हमें देती है। ठीक है, साथियों अपना जो 7वां क्वेश्चन है वो है कानून ए हुमायूनी का लेखन किसने किया है। ठीक है, अपने पास पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने, दूसरा है जौहर ने, तीसरा है खवांद मीर ने, चौथा ऑप्शन है साथियों मिर्जा हैदर दोगलात ने। ये कुछ लेखकों के नाम है, उनमें हमें बताना है कि कानून ए हुमायूनी का लेखन किसने किया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि कानून ए हुमायूनी किताब लिखी गई है, इसका जो है लेखक कौन है। ठीक है साथियों, आपने उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, कानून ए हुमायूनी का भाई जो लेखन है वो किया है खवांद मीर ने। ठीक है, खवांद मीर। खवांद मीर साथियों हुमायूं का एक सैनिक था, एक मित्र था। और जब हुमायूं गुजरात अभियान पे था उसके बाद जो खवांद मीर हुमायूं के साथ हो गया था, उसके शिविर में रह के 1532 ईस्वी में इस पुस्तक का इसने लेखन चालू किया था। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी कि 1536 ईस्वी में आते आते जब हुमायूं शेरशाह सूरी के खिलाफ अभियान करने बंगाल जा रहा था तो इसके सैनिक शिविर में ही खवांद मीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बाबर के बाद में भाई बाबर तो आया, उसने कुछ युद्ध किए और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में उसकी 1530 ईस्वी में यानी बहुत ही कम समय में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बाबर के बारे में हमें पता है कि उसे इतना समय नहीं मिला कि वो मुगल साम्राज्य का जो शासन प्रशासन है वो सुधार पाए। तो हुमायूं ने जो शुरुआती दिनों में जो शासन प्रशासन में सुधार किए थे उनकी जानकारी हमें कानून ए हुमायूनी में मिलती है। ठीक है, दूसरे लेखकों की बात करते हैं तो जौहर नामक जो लेखक था उसने एक किताब लिखी थी, रेख था। किताब का क्या नाम था? रेख था। ठीक है, इसने रेखता नामक किताब लिखी थी। गुलबदन बेगम के बारे में आप जानते ही है कि हुमायूं की बहन थी और हुमायूं की जो जीवनी लिखती है हुमायूं नामा नामक किताब में। ठीक है, अकबर के कहने पे। ठीक है, गुलबदन बेगम ने कौन सी लिखी थी? हुमायूं नामा। जौहर ने कौन सी लिखी थी? रेखता। खवांद मीर ने कानून हुमायूनी नामक किताब लिखी थी। मिर्जा हैदर दोगलात ये भाई एक जो थे इनके हुमायूं के समय एक फेमस इतिहासकार थे, इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, तारीख ए रशीदी। इनकी किताब का क्या नाम है? तारीख ए रशीदी। याद रखना, कई बार पूछी गई है कि दोगलात की द्वारा कौन सी किताब की रचना की गई। तो अपना अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी? ठीक है, यूपीएससी, आरपीएससी और भर्ती पदोन्नति द्वारा बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है सर थॉमस रो स्मिथ को, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस को, तीसरा ऑप्शन है दौलत खां को और चौथा ऑप्शन है साथियों नूरजहां को। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दीजिए कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी है। ठीक है साथियों, आपने आंसर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी है? तो कैप्टन हॉकिंस को। साथियों, कैप्टन हॉकिंस पहला जो अंग्रेजी राजदूत था जिसे इंग्लिश दरबार यानी इंग्लैंड का दरबार भारत भेजता है कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए। जब कैप्टन हॉकिंस भारत आता है, देखो इसके साथ एक तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। जब इसको वहां से अनुमति मिली थी तब भारत पे शासन था अकबर का। ठीक है, यानी अकबर का। लेकिन अकबर जब तक ये भारत आता है तो इसकी अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर का बेटा जहांगीर भारत पे शासन कर रहा होता है। यानी इसके पास जो लेटर था वो किस नाम का था? वो अकबर के नाम का था। तो ये आते हैं जहांगीर को वो दिक्कत है। पहली बात तो भाई जहांगीर ने पहली बार कोई ऐसे गोरे चिट्टे आदमी को देखा था। यहाँ पे तो उसने पूरा राजस्थानी पूरे भारतीय लोगों को काले काले लोगों को देखा था। तो इसने जैसे ही
गोरे लोग को देखा, इसको है ना बहुत ज्यादा मासूम क्यूट सा लगा, वो इस जहांगीर को लगा कि उसके गाल खींच ले, ठीक है। और आते ही उसने इंग्लिश में बात की थी, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? इंग्लिश से। तो वो समझा तो कुछ नहीं, बाकी बोला कि ये जो खान है वो इंग्लिश का है, ठीक है। तो इस कारण कैप्टन हॉकिंस को है जो इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? तो भारत आया था साथियों 1608 ईस्वी में, ठीक है। 1608 ईस्वी में भारत आता है, ठीक है। भारत आता है। इंग्लिश जो जहांगीर से मुलाकात कब करता है? तो जहांगीर से मुलाकात करता है 1609 ईस्वी में। मुलाकात कहां पे करता है? तो आगरा में करता है साथियों, आगरा में करता है, ठीक है। आगरा उस टाइम इसकी राजधानी होती है जहांगीर की, और जहांगीर इससे इंप्रेस होकर इसे इंग्लिश खां की उपाधि देता है, ठीक है। प्लस इसको जो मनसबदारी प्रथा थी उसके अनुसार इसको 400 का मनसब देता है, ठीक है। यानी 3rd ग्रेड की नौकरी के बराबर एक नौकरी देता है, 400 का मनसब, ठीक है। मनसब कितना देता है ये भी ध्यान रखना, 400 का मनसब देता है। बात करते हैं बाकी ऑप्शन की, तो सर थॉमस रो, ठीक है, स्मिथ, ये भी एक अंग्रेजी राजदूत था, ठीक है। ये भी जहांगीर के दरबार में आता है, ये व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, और ये जहांगीर से मुलाकात कब कहां पे करता है? तो अजमेर में करता है, ठीक है। अजमेर में जो अकबर का दुर्ग है वहां पे जहांगीर उस समय रहता है, और वहीं पे ये मुलाकात करता है। दौलत खां की बात करते हैं, तो दौलत खां, ठीक है, जहांगीर के दरबार का एक फेमस जो है चित्रकार रहता है, चित्रकार, ये भी याद रखना। और नूरजहां तो इसकी बीबी रहती है, ठीक है, इसकी सोना बाबू रहती है, ठीक है। तो नूरजहां और जहांगीर के बारे में तो आप अच्छी प्रकार से जानते ही होंगे। इनकी तो प्रेम कहानी है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज भी शाम शाम को है ना सब कहते होंगे कि तू है ना मेरी नूरजहां है, ठीक है। वो तो बाकी इंप्रेस करने वाली बातें होंगी भाई, ठीक है। साथियों इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आया हेक्टर नामक जहाज में, ठीक है। याद रखना साथियों, बहुत बार पूछा गया है। और एक पहले आपको पता है तो अमिताभ बच्चन जी का एक शो चलता था कि कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 1 करोड़ रुपए का ये क्वेश्चन था कि जो कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम भारत आया था तो किस जहाजी बेड़े के साथ आया था, या पहला कौन सा अंग्रेजी जो जहाजी बेड़ा था जो भारत आया था? तो हेक्टर नामक। और जो दिल्ली के 2 लड़के थे, 2 भाई थे, उन्होंने ये प्राइज जीती थी, ठीक है। 1609 में आगरा में जहांगीर से मुलाकात की थी, ठीक है। फारसी का ज्ञान था इसे, फारसी का ज्ञान था, लेकिन भाई कुछ कुछ होते हैं ना जो आरबीएसई बोर्ड के होते हैं उनको इंग्लिश बोलने का ज्यादा ही शौक होता है, तो इसने भी अपनी इंग्लिश झाड़ी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जहांगीर ने इसे व्यापारिक रियायतें नहीं दी। याद रखना साथियों, इसको 400 का मनसब दिया था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ये तस्वीर में आप देख ही रहे होंगे, ये कैप्टन हॉकिंस है जो जहांगीर से मुलाकात कर रहा है, व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में असफल रहा था। मेन कारण तो साथियों ये रहा था कि जो स्मिथ था वो इसके लिए जहांगीर के, आपको पता है जहांगीर बड़ा एक शराबी दारूड़े आदमी था, तो स्मिथ को तो ये पहले पता करके आया था, तो वो तो ब्रांडेड इसके लिए इंग्लिश शराब लेके आया था, लेकिन बेचारे को ये मेरी तरह भोला था तो इसको पता नहीं था, ये खाली हाथ आ गया, इस कारण इसको व्यापारिक रियायतें नहीं मिली थी, ठीक है। साथियों चलते हैं आगे। आगे साथियों अपना जो क्वेश्चन सीरीज है वो है 9वां, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है 709 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 710 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 712 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है साथियों 714 ईस्वी। जल्दी से आप जो जवाब दे दीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। आशा है कि आपने जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अपना साथियों जो सही उत्तर है वो है 712 ईस्वी, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तथा सिंध को जीत लिया। दाहिर व उसका पुत्र जय सिंह लड़ते हुए मारे गए। बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। यह देखिए मोहम्मद बिन कासिम है और इसने पूरा का पूरा सिंध जीत लिया है। साथियों मोहम्मद बिन कासिम वो प्रथम व्यक्ति होता है जिसके कारण जो है इस्लाम धर्म का जो एंट्री होती है भारत में। आपको बता देता हूं साथियों कि एक बार क्या हुआ था कि जो अपने नीचे श्रीलंका नामक देश है उसका राजा
इस्लाम वंश का जो खलीफा सर्वप्रथम प्रमुख होता है उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे, यानी जो है श्रीलंका के राजा ने जो इस्लाम धर्म के खलीफा के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे, ठीक है। लेकिन वो सिंध के एक बंदरगाह, ठीक है, सिंध के एक बंदरगाह जिसका नाम था देवल, वहां पे कुछ समुद्री लुटेरे उन गिफ्ट्स को लूट लेते हैं, उन उपहारों को लूट लेते हैं। तब खलीफा कहता है कि भाई जो है ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि सिंध के बंदरगाह पे चोरी हुई तो सिंध के राजा की ये जिम्मेदारी बनती है और सिंध के राजा को इसके लिए दंडित करना चाहिए। तब उसने ईरान के राजा, उस वक्त का फारस, यानी ईरान का पहला नाम क्या था, फारस, फारस के राजा को कहता है कि आप है जो सिंध के राजा पे हमला कीजिए, क्योंकि सिंध का राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहता है। तो फारस का जो राजा रहता है अल हुज्जाल नाम उसका रहता है, फारस के राजा का नाम क्या रहता है, अल हुज्जाल, अल हुज्जाल। ये कहता है कि भाई जो है खलीफा का आदेश है कि सिंध पे आक्रमण करे, लेकिन आक्रमण करेगा कौन, तो हर कोई इसके दरबार में तैयार ही नहीं होता, ठीक है, आक्रमण करने के लिए। तो इसका एक दामाद रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम, और आपको पता है कि दामाद तो यदि ससुराल में रहता है तो उसकी छाती वैसे ही चौड़ी रहती है, और उसने कहा कि है ना ससुर जी आक्रमण मैं करूंगा, और वो कुछ सेना लेके सिंध पे आक्रमण कर देता है। उस टाइम जो सिंध का राजा रहता है दाहिर, वो वैष्णव जो धर्म होता है, यानी विष्णु को मानने वाले जो अनुयायी होते हैं उनको फॉलो करता था और उनको सपोर्ट करता था, यानी वैष्णव धर्म को मानता था। इस कारण जो बौद्ध भिक्षु थे वो राजा दाहिर से नाराज थे, इस कारण बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया, और इसके कारण जो है दाहिर मारा गया। दाहिर के साथ उसका पुत्र जय सिंह भी मारा गया था, और इसकी जानकारी मिलती है चचनामा से, और चच कौन था, तो दाहिर का पिता था, ठीक है। आपको यह भी पता होगा मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया लागू किया था, लेकिन महिलाओं पे, बूढ़ों पे, अपंगों पे जजिया कर लागू नहीं किया था। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, ठीक है, यानी जो मोहम्मद गजनवी नामक आक्रांता था उसने भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। अपने ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जब तक उत्तर दे दीजिए। पहला ऑप्शन है 1000 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1004 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है साथियों 1009 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1025 ईस्वी में। कब किया था आक्रमण, जल्दी से जवाब दीजिए। आपने जवाब दे दिया होगा भाई, इसने है जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, तो 1000 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था, 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में यह आक्रमण करता है वहेदी के राजा जयपाल के ऊपर। वहेदी कहां है, तो वहेदी वर्तमान में पड़ती है कश्मीर, तो कश्मीर का राजा रहता है जयपाल, उस पे आक्रमण करता है, जयपाल पे आक्रमण करता है। जयपाल के भाई देखो कुछ किस्मत ही खराब रहती है, यानी ये बहुत ही वीर शासक रहता है, और ये मोहम्मद गजनवी का पहले तो जब सामना करना जाता है तो बेमौसमी बर्फबारी हो जाती है, और इसकी सेना पूरी की पूरी बर्फ में फंस जाती है, और आधे से ज्यादा सेना खत्म हो जाती है। दूसरी बार जब ये आक्रमण करने जाता है मोहम्मद गजनवी पे, तब इसकी सेना एक जंगल में के बीच से गुजर रही होती है, और पूरे पूरे जंगल में आग लगने से इसकी सेना खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इस चीजों से या प्राकृतिक आपदाओं से परेशान होकर जयपाल है जो आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। साथियों ये है अपना डिस्क्रिप्शन कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद जो गजनी था वो सुबकगीन का पुत्र था, यानी इसके पिता का नाम क्या था, सुबकगीन, ठीक है। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसने बूत शिकन की उपाधि धारण की थी। बूत शिकन का अर्थ होता है साथियों मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसने इस्लाम धर्म के खलीफा के सामने यह प्रण लिया था कि मैं प्रत्येक वर्ष जो है भारत पे आक्रमण करूंगा, और भारत में जो मूर्ति पूजा होती है उसे समाप्त कर दूंगा। आपको पता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती, ठीक है। इसने भारत पर सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में वहेदी के राजा जयपाल, ठीक है, पर आक्रमण किया। इसका सर्वाधिक सफल आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ आक्रमण, ठीक है। उस समय गुजरात का शासक कौन था, यानी सोमनाथ का मंदिर कहां पड़ता है, तो गुजरात में, और उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम, ठीक है। इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ था, और 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई, ठीक है। भाई मोहम्मद गजनी ने कुल कितनी बार भारत पे आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे।
लेकिन इसका सबसे फेमस यानी सबसे सफल आक्रमण कब था, जब इसने 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। उस टाइम यानी गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम था। भीम प्रथम ने बड़ी वीरता से साथियों जो है गजनी का सामना किया था, लेकिन क्योंकि असफल रहा था। इसके बाद में साथियों एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। उस टाइम कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में लगभग 25,000 के लगभग पंडित तैनात थे, यानी वहां पूजा करने वाले, वहां का प्रशासन संभालने वाले। तो उन्होंने कहा था कि भाई जब गजनी का आक्रमण हो रहा है, तो कई लोगों ने कहा कि आप इन्हें, गजनी का आक्रमण हो रहा है, आप या तो यहां से चले जाइए या फिर गजनी की सेना का सामना कीजिए। तो उन पंडितों ने अपने भगवान को, इष्ट देव को हाथ जोड़ के वहां चुपचाप खड़े हो गए और बोला कि ना मैं तो अपना भगवान बचा लेगा। जबकि गजनी आता है, वो सभी के सभी पंडितों साधुओं को काट देता है, वो सोमनाथ की अकूत धन संपत्ति लूट के वापिस चला जाता है। ठीक है साथियों, इस चीज से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि भगवान भी हमें, हमारा तब भी साथ देता है जब हम प्रयास करते हैं। भाई यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे और आप हाथ जोड़ के बैठ जाओगे, हे भगवान अब की बार आरएस का पेपर पास करवा देना, अब की बार जो है महिला एएसआई बना देना, अब की बार है जो मुझे पुलिस कांस्टेबल बना देना, तो भाई भगवान उसी का साथ देता है जो शिद्दत से अपनी रक्षा खुद करता है, अपना काम खुद करता है। ठीक है साथियों, जब सोमनाथ का मंदिर का जो धन सोना चांदी लूट के ये वापस जा रहा था, तो इसके एक सेनापति ने कहा कि साहब हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की साइड से जाएंगे तो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्यों ना अपन गुजरात और उसके बाद में कच्छ प्रदेश से होते हुए सिंध से वापस सीधा चले जाए। तो इसने कहा हाँ ठीक है, ये रास्ता है ना जो बिल्कुल सही है। तो ये गुजरात और जो है कच्छ प्रदेश से सिंध जाने की तैयारी कर रहे थे। रास्ते में गुजरात और कच्छ के जो कुछ जाट किसान थे, उन्होंने इसे लूट लिया। ठीक है, इसने लूट लिया, तो इसका जो अंतिम अभियान होता है वो किन के खिलाफ होता है, तो जाट किसानों के खिलाफ इसका जो है अंतिम अभियान होता है। ठीक है, और 1030 ईस्वी में तो इसकी मृत्यु हो जाती है।